नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से हर संडे को जैसे आते हैं, मेरे साथ उपस्थित है मेजर जनरल अभय कार्की और हम लेके आए हैं डिकोडिंग 24/7 और चैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से द वर्ल्ड दिस वीक। और द वर्ल्ड दिस वीक में आने जाने से पहले जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स, आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। बहुत कुछ हो गया पिछले हफ्ते में। मेरे ख्याल से T20 मैच दोबारा शुरू हो रहा है और काफी पूरे ऑल ओवर द फील्ड जो है वो शॉट्स जा रहे हैं। चलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह का जायजा लेते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं तो कहने वाला था, ये एक मूवी मैं बहुत पुरानी थी, आग ही आग। आज तो ये बिल्कुल जायज है, आग ही आग। लेकिन शुरू करते हैं, आग जो हमारे बगल में लगी है वो है हमारे पाकिस्तान में। मेरा पसंदीदा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान। क्यों? देखिए, एक तो आग की कोई कमी नहीं थी। बलूचिस्तान पता नहीं कब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, डिक्लेयर तो कर चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनवा में चल ही रहा है। पीओजे के बस कहते हैं एक तो उसी जगह रह गई है उसको अपने आप को छोड़ के जाने के लिए। सिंध खुश नहीं है, उसका पानी जो है पंजाब खा जाता है और इंडस नदी में पानी नहीं है। उसके साथ साथ पंजाब खुश नहीं है क्योंकि उसको चाहिए है गेहूं, और गेहूं सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है, फसल खराब हो गई है। इस सब के बीच में एक नया शगुफा छोड़ा जाता है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, हमें नया सिस्टम चाहिए, हम नए सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए। ये नया सिस्टम क्या है? आइए जनरल कार्की, आपसे शुरू करते हैं। क्या देखते हैं आप इस नए सिस्टम में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, ये जो उनका स्टेटमेंट है इसके इतने मायने क्यों रख रहा है? आखिर में वो है कौन? हमें तो यही पता था कि वो क्रिकेट की ट्रॉफी लेके भाग गए थे, उसको ट्रॉफी चोर बोलते हैं। ट्रॉफी चोर। तो इनकी इतनी अहमियत क्या है? इनको क्रिकेट खेलना भी नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के बाद अगर किसी चीज का रुतबा है तो वह है क्रिकेट। और क्रिकेट के बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी माना जाता है। और जो नकवी साहब जो हैं, ये अभी एक कैबिनेट रैंक को पकड़े हुए हैं बिना इलेक्शन के। तो वो जब कैबिनेट को बैठा के बात करते हैं तो है तो वो मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री से ऊपर है। प्रधानमंत्री से ऊपर क्यों है? क्योंकि वो आसिम मुनीर के साले हैं। घर की बात है, मतलब उनकी बात जो है वो आसिम मुनीर की जुबान है। और यही उन्होंने जो है रुतबा यहाँ दिखाया है। और एक पहले भी एक कहावत है, या फिर एक पुराने ISI चीफ ने भी बोला था कि पाकिस्तान का चीफ जो है वो अमेरिका सेलेक्ट करता है और जो रूलर होगा उसको भी अमेरिका ही सेलेक्ट करता है। तो ये अमेरिका की छत्रछाया में है। ये सोचते हैं कि हमने आउटसोर्स कर रखा है, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है काम पूरा फायदा उठाएगी आर्मी, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अब इस कगार पे देश को लाके रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, किसी के पास कोई पावर नहीं, लेकिन अभी जाके उनको एक फतवा दे दिया कि आप काम नहीं कर रहे हो, अब कुछ करना पड़ेगा। जरदारी जी की थोड़ी सी सीट हिलती दिख रही है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है हो सकता है दिसंबर तक नया प्रेसिडेंट आएगा। और प्रेसिडेंट कौन होगा हम सबको पता है, आसिम मुनीर प्रेसिडेंट होगा। और इसके साथ ही एक और शगुफा छोड़ा उन्होंने कि ये जो 4 प्रोविंस हैं, आज तक की तारीख में उनके 4 प्रोविंस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनवा। और उसको भी अभी कहते हैं बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, एडमिनिस्टर करने के लिए इनको छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो बजट का लोकेशन है वो ज्यादातर फेडरल है, मतलब वो स्टेट्स को जाता है, सेंटर उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इनको कहते हैं कि अगर प्रोविंस में आप डाल देंगे और तो उनको अपना खर्चा खुद चलाने में थोड़ा आसानी होगा। और जैसे POG में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कुछ सेंटर नहीं देता, उनको अपना आप दे दीजिए, जिसमें कि वो बोलते हैं कि हम गिलगित बाल्टिस्तान को भी एक प्रोविंस बना देंगे, जो कि अगर आप देखें जो UN चार्टर में POJ के उसमें वो कुछ कर नहीं सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और अगर ये हो जाता है, सिंध जो है वो पूरा जरदारी
का इलाका है, अगर आप उसको काट दें, कराची वहां से निकाल दें, पूरा का पूरा, जैसे इंडिया में बॉम्बे है, पूरा रेवेन्यू जो है देश का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आता है कराची से। आप वो काट दीजिए, जरदारी गए। वैसे आप पंजाब को काट दीजिए, 2 प्रोविंस में, नवाज शरीफ नवाज शरीफ और का शरीफ फैमिली गई। तो ये खेल चल रहा है। और क्योंकि इम्यूनिटी फील्ड मार्शल साहब को तो है, लेकिन को लगता है प्रेसिडेंट बनके जो है मेरा टेन्योर और खिंच जाएगा और मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो वो अभी जो है एक सिविलियन चोगा पहन के, और जब तक ट्रम्प है उनकी छत्र छाया में चलता रहेगा काम। और पाकिस्तान के चीफ या तो देश छोड़ के जाते हैं या फिर धरती छोड़ के जाते हैं प्रेसिडेंट और चीफ। तो कौन सा इनका ऑप्शन रहेगा थोड़े साल बाद, वो वक्त बनाएगा। फिलहाल अननोन अननोन गनमैन तो वहां काम कर ही रहे हैं। जी करियर है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आसिफ मुनीर को दिखाई दे रहा है उसके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जो खिड़की है उसके पास, वो 2 साल की है ट्रम्प के दौरान। जब तक ट्रम्प है तब तक इनकी चांदी है। इस दौरान वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए देखिए उसने 26वां अमेंडमेंट आया था, फिर 27वां आया, जिसमें एक में अपनी अपने लिए आगे कर लिया, दूसरे में जुडिशरी को कम कर दिया। अब 28वां लाके वो ये करना चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना लें। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि ना ही जरदारी, ना ही नवाज शरीफ की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ की पार्टी है पीएमएल, ये उनके साथ उतने ज्यादा पॉलिटिकली नहीं दिखते, तो उनको डिस्क्रेडिट करना है। डिस्क्रेडिट करने का रास्ता आपने बिल्कुल साफ बता दिया। इसके साथ साथ उसके जो लग रहा है कि इन अंदरूनी समस्या, बलूचिस्तान कभी भी टूट सकता है। अगर उसने बलूचिस्तान को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया तो शायद ये 4 हिस्से आपस में लड़ेंगे, हमें छोड़ देंगे। उसको लगता है केपी के टूट सकता है, चलिए इसको भी 4 हिस्से में या 3 हिस्से में तोड़ देते हैं, हो जाएगा शायद। लेकिन पंजाब जो सारा का सारा, जो पाकिस्तान का दिल है, वो तो पंजाब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पंजाब की है पाकिस्तान में। और अगर आप पंजाब को 2 या 3 हिस्से में तोड़ेंगे तो नवाज शरीफ की पार्टी तो नहीं मानेगी, पंजाब ही नहीं मानेंगे। सेम विद सिंध। सिंध में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया है। वहां पंजाब में तहरीक लबैक ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे ये, क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंस को कम करता है। पीएमएल ने भी कही यही चीजें कही हैं। सिंध में बगावत शुरू हो रही है, जैसा मैंने कहा पानी भी नहीं है। तो कहां तक होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। और जैसा आपने कहा, नवाज शरीफ को लगता है, नवाज शरीफ कहता हूं सॉरी, मुनीर को लगता है जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तब तक बहती गंगा में हाथ धो लो, हाथ सेक लो, अपने आप को सुनिश्चित कर लो ताकि हम धरती छोड़ के ना जाएं और पंजाब में बैठे रहें। लेकिन आग एक और लगी हुई है, वो है पर्शियन गल्फ में। लेकिन पर्शियन गल्फ में एक तरफ लग रहा है कि आग बुझ रही है, दूसरी तरफ लगता है कि आग भड़काने की तैयारी हो रही है। आग जहां बुझ रही है वो है ओमान और ईरान के बीच में समझौता, लेकिन जहां भड़काने की बात सोच रहे हैं कुछ लोग, वो है मक्का में, जो इन्होंने कल नहीं परसों फ्राइडे को इन्होंने साइन किया है। टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक अकॉर्ड साइन किया है। जो ट्रीटी है वो ये कहती है कि हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ये है, जैसे नेटो का चैप्टर 5 है, अटैक ऑन 1 इज अटैक ऑन ऑल 3। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर अछाता है, मेरे पास आदमी है, मैं इनको बेचने को तैयार हूं। खरीदार है सऊदी अरब, ऐसे उसके पास है, उसके पास तेल है। और टर्की है जिसके पास वेपन सिस्टम्स के बारे में, उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अच्छा है, नेटो का मेंबर भी है। लेकिन वहां भी पैसे नहीं है, टर्की की भी इकोनॉमिक हालत खराब है, उसको भी पैसे चाहिए। तो इन्होंने मिलके कर दिया कि हम चलिए एक नेटो टाइप अकॉर्ड बना लेते हैं, एक नेटो टाइप पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्या अब है, आपको लगता है ये एक शिया सुन्नी टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो रही है कि आपने शिया ईरान के खिलाफ किया है? क्योंकि मतलब तो ऐसे ही निकल रहा है, चाहे वो टर्की हो चाहे वो सऊदी अरब हो, कॉमन एनिमी ईरान है। पाकिस्तान जो है वो तो
बिचौला है, वो बेचने को तैयार है, जहां उसको पैसे मिलेंगे वहां पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ईरान से बहुत डरता है, क्योंकि 20% शिया तो पाकिस्तान में, और ये शिया हैं काफी सारे पीओजे के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसको वहां से भी डर लगा है। तो पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी? आप ये इस्लामिक अकॉर्ड या इस्लामिक नेटो बनता देख रहे हैं? क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें घोषणा तो बहुत तगड़ी है, अटैक एक पे होगा तो तीनों पे माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तीनों अपनी अपनी समझ और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें एंट्री किए हैं, और वो तीनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो तीनों की कंबाइंड रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये Correct. मिल तो गए, लेकिन एक ईस्ट को जाना चाहता है, एक नॉर्थ को, एक साउथ को, इनका आपस में कॉमन कोई एजेंडा है नहीं। हाँ, पहले लोगों ने सोचा है कि ईरान को घेर दिया है नॉर्थ साउथ और ईस्ट की तरफ से, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, लेकिन वो कोई मायने रखता नहीं है। इस्लामिक कंट्री है, सुन्नी और शिया का ठीक है। यहाँ तक तो तुर्की और सऊदी अरब में हमेशा ठनी हुई है, क्योंकि दोनों अपने को लीडर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मानते हैं, इस्लामिक उम्मा का अपने को लीडर मानते हैं, उनकी कंटेंशन है। टर्की खुद नेटो का मेंबर है और है वेस्ट एशियन पावर। टर्की तो मतलब आर्टिकल 5 में अगर टर्की पे अटैक होता है तो नेटो अपने पे अटैक मानेगा, और नेटो पे अटैक मानेगा तो क्या सारी नेटो कंट्री उसके सपोर्ट में आएंगी? वो तो बिल्कुल उसने कंफ्यूजन में सबको डाल दिया है। हाँ, उसको भी पैसे चाहिए, और उसके हथियार और डिफेंस अग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ है वो एग्जिस्टिंग है। जहां तक कि सऊदी अरेबिया का सवाल है, वो अभी देख रहा है अमेरिका के रहते हुए। अच्छा, बाय द वे, ये तीनों के तीनों जो है अमेरिका के पिट्ठू हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा डिक्टेटर्स और स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो उसके फेवरेट रहते हैं। वो अपने व्हाइट हाउस में भी जब फंक्शन होते हैं कहीं, तो उसमें WWF की फाइटिंग कराता है, वो उस टाइप का आदमी है। तो अर्दोगान को जाके उसने बहुत तारीफ की है, क्योंकि अर्दोगान भी अपने लोगों को मारने मूरने में, गोलियां चलाने में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। मुनीर डिक्टेटर बहुत पसंद आता है। सीरिया का जो अलकायदा का सबसे बड़ा खूंखार आदमी था, उसको भी उसने अपने व्हाइट हाउस में बुलाया, शबीर को। और वैसे ही सऊदी अरेबिया से जो उसकी अपना जो प्रिंस है MBZ, ये भी एक काफी हार्ड बंदा है। और अगर आप देखें, तुर्की का एक बंदा होता था, डिसेंट वाला था, जिसको कि सऊदी अरेबिया ने एम्बेसी में बुला के एसिड में गला दिया था। ये 4-5 साल पहले की बात है, मेरे को नाम नहीं आता। तो इस टाइप के लोग ट्रंप को भी पसंद आते हैं। तीनों अमेरिका के एलाइज हैं। सऊदी अरेबिया तो कोई मतलब ही नहीं है कि ना हो। तुर्की जो है वो नेटो के थ्रू, और एर्दोगान को ऑफिस में बुला के इलेक्शन उसने बोला था ट्रंप ने, ये बहुत स्ट्रांग आदमी है, अगर इलेक्शन कैसे जीता जाता है पूछना है तो इससे पूछ लो। वैसे ही वो फेवरेट फील्ड मार्शल है। और सऊदी अरेबिया के साथ तो पेट्रो डॉलर पूरा टिका हुआ है। अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका के एम्बिट से चला जाता है तो पेट्रो डॉलर कल की तरफ चाइना घुस जाएगा, युआन में तेल बिकने लगेगा, अमेरिका का डॉलर डूब जाएगा। तो सऊदी अरब ने और गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका को बाहर नहीं निकालने को बोला है, लेकिन वो रियलाइज करते हैं उनका बेस को यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हम ही पे मार पड़ रही है। तो अमेरिका से वो अपना, अमेरिका भी चाहता है एक रीजनल कुछ इनकी मीटिंग हो जाए, ताकि मैं यहां से अपने को रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट करा दूं, बेस थोड़े कम कर दूं। और लेकिन हथियार जो ये खरीदेंगे, तुर्की क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, उसको नेटो कंप्लायंट खरीदने हैं। नेटो कंप्लायंट मतलब US प्रोड्यूस्ड हथियार खरीदने हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो चाइनीज हथियारों की तरफ काफी जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो अगर ये रहेगा तो अमेरिका की पैट्रियट, थार्ड वगैरह आती रहेंगी, अमेरिका के आर्म सेल्स रहेंगे, लेकिन अमेरिका की अपनी पर्सनल प्रेजेंस और गारंटी नहीं रहेगी। तो अमेरिका के भी इंटरेस्ट में था एक ऐसी मीटिंग हो। और जैसे सऊदी अरेबिया है, क्योंकि उससे ना यमन संभल रहा है ना उससे ईरान संभल रहा है, तो वो भी एक उसने 14 नेशन का पैक्ट कर लिया, अभी इसके साथ पैक्ट कर लिया। वैसे पाकिस्तान का पहले उसने तुर्की के साथ पैक्ट किया था, सॉरी सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट किया था, लेकिन जब हूती वाली प्रॉब्लम आई है तो पाकिस्तान ने अपने सोल्जर नहीं भेजे हैं। इंडिया का क्या है?
इंडिया का सऊदी अरब के साथ बिल्कुल बढ़िया न्यूट्रल वो है, और सऊदी अरबिया मानता है कि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, और कल तेल खत्म होगा तो जैसे यूएई ने बड़ी इंटेलिजेंटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, वैसे ही सऊदी अरबिया भी चाहता है। वो नहीं चाहता कि इंडिया और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होकर उनको कुछ हिम्मत दिलाता है, तो वो याद रहे कि इंडिया एक उससे बड़ी न्यूक्लियर पावर है और सऊदी अरेबिया इंडिया की न्यूक्लियर रेंज में है, तो न्यूक्लियर बात भी खत्म हो जाती है, इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब। जहां तक टर्की का सवाल है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। टर्की और पाकिस्तान पहले से ही तेज है, और पाकिस्तान जो है ऑप सिंदूर में चाइना के साथ उसने मिलके गठजोड़ किया था। तो अभी ये लगता है अगर इंडिया के साथ लड़ाई होगी, इस पैक्ट के होते या ना होते, चाइना से आपको सैटेलाइट सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, कमांड स्ट्रक्चर, डेटा लिंक्स, वेपन सिस्टम्स मिल जाएंगे एट स्ट्रेटेजिक लेवल। और जो टैक्टिकल है आपके ड्रोन्स, हथियार, टैंक्स और शिप्स, ये आपको टर्की से अश्योर हो जाएगा। और ये दोनों अगर मेश हो जाते हैं एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, जो कि मुश्किल है क्योंकि चाइनीज प्रोटोकॉल जो होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं अपने जो इंटरफेस करा दूं टर्की के साथ, जो कि टर्की जो है नेटो मेंबर है, वहां चला जाए। तो थोड़ा बहुत घिटपिट है कि ये एक कैसे मिक्स होगा कि चाइनीज इंटेलिजेंस, आईएसआर, सैटेलाइट वर्क और डेटा लिंक, एयरफोर्स, और नीचे की तरफ को डोम्स वगैरह से जो वो टर्की के कैसे लिंकअप होंगे, रेडार्स वगैरह। तो ये है, लेकिन इंडिया के लिए ये चिंता का विषय है कि अब बेझिझक अमेरिका, ये टर्की जो है पाकिस्तान के साथ आएगा। लेकिन टर्की भी अगर आप देखिए पिछले 2-3 बार उसके फॉरेन ऑफिस ने भी बोला कि इंडिया हमसे नाराज क्यों होता है, हर कंट्री के अपने बायलैटरल होते हैं, मैंने भी पाकिस्तान के साथ किया है। इंडिया और टर्की का ट्रेड और जो रिश्ता है वो चलते रहना चाहिए। ये काफी उनके जो इंटरनल टॉक्स चलते हैं वो इंडिया को गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। एक तो उनके जलेबी को हमने वहां से एयरपोर्ट हैंडलिंग से निकाल दिया है, और अभी भी टर्की की टूरिज्म वगैरह को बहुत फर्क पड़ा है। और एक टर्की की जनता इंडिया को दुश्मन नहीं मानती है। ये तो जब से एर्दोआन आया है, इसने इस्लामिक कट्टरपंथी करते हुए पाकिस्तान से हाथ मिलाया और हिंदुस्तान से उससे थर्ड पार्टी जो है उसे दुश्मनी मोल लेनी पड़ गई है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है उससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा है इंडिया की इकोनॉमी, और बढ़ रही है। टर्की रिसेशन में है, उसका हथियार एक्सपोर्ट के अलावा और उसके पास कुछ है नहीं। तो ये देखते हुए इनका इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कुछ नहीं। गल्फ में ईरान जो है वो भी अभी अपनी मिसाइल पावर उसने दिखा दी है, ये सब उससे डरते हैं। तो उसको और ईरान को अगर जरा डराएंगे और इंडिया को डराएंगे, तो इंडिया ईरान के पहले ही रिलेशन कॉर्डियल हैं, हो सकता है अपनी वल्नरेबिलिटी हम दोनों का ज्यादा अच्छा मेल जोल हो जाए इसके बाद में। लेकिन सोचने की बात यह है, यूएई जो बगल में एक अरब पावर है बड़ा, वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई जो है इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुका है, I2U2 का मेंबर है। तो ऐसे माहौल में सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए और अमेरिका के ट्रुप्स को निकाल के अपना एक लोकल अरेंजमेंट के चक्कर में ही उन्होंने ये किया है। हूती की प्रॉब्लम आ ही रही है, ईरान से वो डरते हैं, इसलिए ये सब मिलके एक गठजोड़ बना रखा है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने समझाया हर एक की प्रायोरिटी और हर एक का देखने का डायरेक्शन दूसरा है, ये आपस में मिलके एक पे अटैक हुआ। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर भी, मैं सोच भी नहीं सकता कि सऊदी अरेबिया अपने सोल्जर भेजेगा या कुछ करेगा या F-16 भेज देगा इंडिया के अगेंस्ट, वो नहीं करेगा जी। वो तो है, और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का हाथ इसमें है। अमेरिका का हाथ वो ओमान और ईरान के बीच में भी है, क्योंकि अमेरिका को महसूस हो गया है कि वो ईरान के साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से ईरान बर्ताव करता है वो अमेरिका समझ नहीं पाता है, तो उसने ओमान को आगे कर दिया। इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि हॉर्मूज को किसी ना किसी तरह से इररेलेवेंट बनाया जाए। आप देखिए, सऊदी अरब ने इराकी मिलिशिया, वो सारी शिया मिलिशिया हैं, उन पे अटैक किया था पिछले हफ्ते। इराक, सीरिया, टर्की और बहरीन, कुवैत, ये मिलके क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन बना रहे हैं ताकि वो टर्की के वहां चली जाए और तेल को आप वहां से निकालना शुरू कर दें। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सऊदी अरब अपना तेल निकाल रहा है, यूएई के पास अपना ही तरीका है, फुजैरा पोर्ट से निकाल देता है।
तो आपने काफी हद तक, अगर आपके जहाज पर्शियन गल्फ में नहीं जाएंगे और आपने टोल ले भी लिया तो आपने क्या उखाड़ लिया। तो मतलब यह है, आप पर्शियन गल्फ को एक तरीके से इररिलेवेंट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके मिसाइल्स, उसके इंटरसेप्टर्स। और इसीलिए आप देखिए, वो ईरान के ऊपर ज्यादा अटैक भी नहीं कर रहा है। यही इंटरसेप्टर्स की जो कमी है वो यूक्रेन को भी लग रही है। पिछले अटैक में 125 मिसाइल्स आई थी रशिया की तरफ से, मिसाइल्स और ड्रोन। उनमें से मुश्किल से 4 या 5 वो इनको गिरा पाया, बाकी सब लगी। उससे पहले 195 में से उन्होंने 29 गिराई थी। तो मतलब यूक्रेन में समस्या चल रही है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अपने आप को एक्सपैंड कर दिया है, ठीक उसी तरीके से जो ईरान ने किया, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। यूक्रेन मार रहा है रशिया के ऑयल एसेट्स, इतने दूर दूर मार रहा है कि एकतेनबर्ग में जो है 2000 किलोमीटर दूर, वहां मार रहा है, मॉस्को में मार रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को मार रहा है। तो उसने अपने आप को वो एक्सपैंड कर रखा है। रशिया जो है आदमी खो रहा है, लेकिन लैंड के ऊपर एक्सपैंड किया जा रहा है। यूरोप के पास हथियार देने के लिए नहीं है, पैसे देने की बात हो रही है, अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है। तो यूक्रेन एक तरीके से स्टेलमेट में बैठा है, ना आगे जा सकता है ना पीछे मुड़ सकता है। ये आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त में बताइए। जी, ये अभी अगर आप देखें तो आज तक रशिया के 14 लाख कैजुअलिटीज हो चुकी है, जिसमें कि आधे करीब 5 से 6 लाख डेथ है, और यूक्रेन के करीब 5 लाख कैजुअलिटीज है, जिसमें कि 2 से 2.5 लाख डेथ है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है दोनों देशों के, लेकिन रशिया है कि वो चलता ही जा रहा है। उसकी ऑफेंसिव में रशिया है, यूक्रेन हमेशा डिफेंसिव में ही रहा है। उसका ऑफेंसिव के लिए मैन पावर नहीं बची है, क्योंकि मैन पावर बेस जो है वो रशिया का यूक्रेन से ज्यादा है। अभी यूक्रेन ने क्या करा है, उसने अपने डीप स्ट्राइक्स जो आप बता रहे थे, पहले उसने रिफाइनरीज को मारा, और रिफाइनरीज के थ्रू वो इकोनॉमी उसकी डाउन करना चाह रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें, एक वाइल्ड बेरीज का नाम आ रहा है। वाइल्ड बेरी एक वहां का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, हमारे अमेजोन की तरह। उसके वेयर हाउस पे मार रहा है, ताकि रिटेल जो जायंट है उसमें जितने भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि उसी के थ्रू काफी फौजी सामान भी जा रहा था उसके सप्लाई चेन के थ्रू, तो उनपे वो बड़ी बुरी तरह से उसने 60% उसके स्टोरेज वगैरह को डिस्टर्ब कर चुका है। अब वो इतना कर रहा है, तो रशिया अपनी तरफ से जो है वो भी अभी सिटीज पे मिसाइल्स गिराना शुरू कर दिया है। कीव में सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, और ये फैलता जा रहा है। ये अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है कि जो ये ड्रोन अंदर जाते हैं रशिया के डीप स्ट्राइक, इनकी जो कम्युनिकेशन और कमांड गाइडेंस है वो सैटेलाइट से आती है। और कौन सी सैटेलाइट है? स्टारलिंक। इलॉन मस्क ने मना कर दिया है, उसने स्विच ऑफ कर दिया है कि लॉन्ग स्ट्राइक के लिए मेरी स्टारलिंक आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो बर्दाश्त के बाहर ये लड़ाई चली जा रही है, और बहुत सारी सिविलियन डेथ्स भी इससे हो रही है। तो ये यूक्रेन के लिए इंटरसेप्टर भी हो गया, डिफेंस के लिए, अटैकिंग के लिए ये भी हो गया। तीसरा, जेलेंस्की ने बेवकूफी में क्या किया, ब्लैक सी के अंदर और जो पोर्ट है और जो शिपिंग है रशिया की जिससे जाता था, उन पे मारना शुरू किया। और उसी इलाके में जो है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम है, जिससे कि कजाकिस्तान को जाता है ऑयल, और फिर वो पूरे यूरोप को सप्लाई होता है। 2% है वर्ल्ड ऑयल का। और क्योंकि अब रशिया भी मारने लग गया है शिप्स को, वो भी मार रहा है, तो वहां पे भी हॉर्मुज जैसी सिचुएशन आ गई है, और यूरोप का जो एनर्जी सप्लाई था वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए अभी अमेरिका ने आके बोला, क्योंकि वहां पे शेवरॉन अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व है, कि भैया ये ब्लैक सी पे मत मारो। अब वो ब्लैक सी पे बंद हो जाएगा, और जो पोर्ट्स हैं रशिया के उस पे भी अब वो नहीं मार सकता है। तीसरा, सारे थर्मल प्लांट जेलेंस्की के यूक्रेन के उड़ चुके हैं। आज उसने बोला है कि हम इस विंटर्स में बहुत ठंडा होगा, कि हमारे पास थर्मल प्लांट नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो एक ऐसी हालत आ गई है जहां उसकी कैपिटल सिटी में रोज 100 मिसाइलें ड्रोन आ रहे हैं, 150-200 आ रहे हैं। एनर्जी उसके पास है नहीं। जो मिसाइल आ रहे हैं आपके पास पैट्रियट मिसाइल नहीं उसको मारने के लिए। आप दुश्मन को मारना चाहते हो, वो आपको अमेरिका का स्टारलिंक बंद हो गया है। तो एक बहुत हताशा वाली स्थिति है। लेकिन
वो देश ऐसा है कि देखता नहीं है कि वापस तो कुछ आना है नहीं। जो टेरिटरी में पहले से ही कह रहा हूँ, जो रशिया जिसके ऊपर बैठा है कब्जा करके, वो वापस नहीं आ रही है। सिर्फ आप अपनी कैजुअलिटी और अपने इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए अभी अमेरिका जो कहता है रिफाइनरीज को तो मारा था, अब रशियन क्रूड को जो खरीदेंगे कंट्रीज इंडिया वगैरह 100% टैरिफ लगाएंगे। वो अभी भी सोचते हैं कि वाइल्ड बेरीज और रिफाइनरीज और क्रूड एक्सपोर्ट को करके रशिया की इकोनॉमिक हम डाउनफॉल लाएंगे। लेकिन रशिया अगर धीरे धीरे कमजोर भी होता है, यूक्रेन तो आज बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि यूरोप विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। और अभी यूक्रेनियन एक दो एक्सरसाइजेस करी हैं रशिया ने बॉर्डर इलाके में बिल्कुल अपने, और वो एक संकेत दिया है कि हो सकता है, डर ये लग रही है कि एक नया फ्रंट रशिया किसी और नेटो कंट्री पे तो नहीं खोल देगा। ये डर सता रहा है, उससे वो अपने हथियार और मिसाइलें अभी जेलेंस्की को देने से मना कर रहे हैं। और जेलेंस्की ने अपने 100 डिप्लोमेट्स को बोला है, आप हर कैपिटल में जाके मेरे को बताओ इनके पास कितनी मिसाइलें और असला है, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इसी पे होगी कि आप किस देश से मेरे लिए कितना असला बारूद ला रहे हैं। जब आपके पास खुद की आत्मनिर्भरता नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, आप रशिया जैसी पावर के सामने खड़े हो रखे हैं, इससे ज्यादा विनाशकारी लीडरशिप क्या हो सकती है? 2014 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था यूक्रेन में, जो प्रेसिडेंट को हटाया गया था और इन लोगों को लाया गया था, जेलेंस्की आए थे, ये इसी श्रीलंका को चल रहा है। ऐसा ही कुछ मेरे को हिंदुस्तान में होने की जो चाहत है वो भी देख रहे हैं। और वैसा अगर लीडर आ गया टी शर्ट पहन के, तो आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आगे क्या होगा ये तो बांग्लादेश भी सोच रहा है। आप देखिए, शेख हसीना ने पिछले कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं वापस आ रही हूं, बांग्लादेश जा रही हूं, दिसंबर के महीने में जाऊंगी, मुझे मालूम है मुझे अरेस्ट करेंगे लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। शेख हसीना के लड़के ने, बेटे ने कह दिया कि देखिए अगर आप ये करते, अगर ये सब होता है तो आप है ना बांग्लादेश में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, भारत के अंदर बड़ी समस्या आ सकती है अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करें। वहां पे तारिक रहमान की नींद उड़ी हुई है कि अगर ये आ जाती हैं तो अवामी लीग को सबसे पहले एक जान मिलेगी। दूसरा होगा ये कि आते ही ये कहेंगे कि देखिए ये इलेक्शंस जो थे ये तो शैम इलेक्शंस थे, इनमें तो हम आपने अवामी लीग को खड़ा ही नहीं होने दिया, मतलब ये है कि ये इलेक्शन फिर से कराएं, मतलब तारिक रहमान की कुर्सी हिल सकती है। इसीलिए जमात भी खड़ा हो गया कि भाई जमात को जितनी सीटें मिली थी वो भी कम हो जाएंगी। तो पॉलिटिकल अपहीवल है। इस पॉलिटिकल अपहीवल में भारत के लिए काफी चीजें, एक अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन समस्या भी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम फिर से पूरी तरह शेख हसीना के साथ हो जाते हैं तो यही कहेंगे कि देखिए भारत जो है वो शेख हसीना, या शेख हसीना भारत की पिट्ठू है, और एंटी इंडिया चीजें ज्यादा हो जाएंगी। नहीं करते हैं तो हमारे पास और समस्या है ही। बांग्लादेश के लिए एक समस्या खड़ी है, या बल्कि दो हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी को और गंगा वाटर ट्रीटी, इन सबका नेगोशिएशन होना है। उसने उठा के पाकिस्तान को बुला रखा है लालमुनिहाट में, वहां पे वो JF-17 सिमुलेटर लगा रहा है। चीन को बुलाया मांगला पोर्ट और तीस्ता वहां पे रिवर डेवलपमेंट के लिए। चीन बहुत उत्सुक है क्योंकि उसको मिल जाता है बांग्लादेश म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को खोलने का मौका, ताकि वो मलाक्का डिलेमा अपना कम कर सके। संक्षिप्त में, शेख हसीना और वो कितना ज्यादा बांग्लादेश को शेक करेंगी, बताइए। जी, इसमें तो अभी हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। अवामी लीग जो है और उसकी जो सपोर्ट इतने साल से शेख हसीना ने किया, और कंट्री की जीडीपी कहां से कहां पहुंचा दी थी, और आज उसी के रिवर्स गियर में कैसे बांग्लादेश डूब रहा है, ये सबको दिख रहा है। और अभी हम सोचते हैं जो बांग्लादेश से आवाजें आ रही हैं, ये उनकी आ रही है जो पावर में है, जो अभी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जमात और ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है ये पहले से भी मिले जुले हैं।
लेकिन इतने साल से अगर शेख हसीना ने वहां पे रूल किया है, तो एक प्रो इंडिया लॉबी भी 50 से 60% वहां पे है, अभी साइलेंट है। हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, अक्रॉस द बोर्ड अवामी लीग का। और अगर करेक्ट। हसीना नहीं जाती 2 साल से, तो वो लोग जो है हताश होना शुरू हो जाएंगे और ये मूवमेंट खत्म हो सकता है। तो शायद हसीना अपने काडर को एक रीएश्योर करने के लिए भी वहां जाने की पहल कर रही है, और देखते हैं वहां पे आगे कैसे होता है। और दूसरा, एक दो चीजें जो हिंदुस्तान ने की है, ये जो एक स्पीच दिलवा दी है ब्रिक्स के एकदम पहले, और एक जो हम जापान के साथ एरियल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां उसके F-2 फाइटर जेट्स भी आ रहे हैं लेटेस्ट, वो भी हमने कराई है ब्रिक्स से पहले। तो चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सबसे पहली विजिट चाइना को कर रहे हैं, इंडिया को दरकरार करते हुए, उनको कॉस्ट पता लगेगी, और उनके जो आका है चाइना, उनको भी अभी धीरे धीरे पता लगेगा कि बांग्लादेश में उनका आके सिक्के चलाना ये बहुत दूर की बात है। वेस्ट पाकिस्तान को अलग बात थी, यहाँ पे आपका कंटिगुअस बॉर्डर नहीं है, आपका बॉर्डर नहीं लगता है, इंडिया ने उसको घेर रखा है, तो आप शांत रहिए। बाकी आपने बता ही बिल्कुल। दिया है। एक और चीज इंडिया ने की, वो है अग्नि मिसाइल, अग्नि 4 का टेस्ट। अग्नि 4 का टेस्ट जो है, ये सीधा सीधा चीन को मैसेज है। मैसेज ये है कि भैया ऐसा है, आपका का सारा चीन का हिस्सा हमारे रेंज में आ जाता है। अग्नि 4 रोड मोबाइल है, रेल मोबाइल है, कैनिस्टर बेस्ड है, तो आपकी इस मिसाइल की सर्वाइवेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये कहीं भी जा सकती है। आपने अग्नि 4 का अगर टेस्ट किया है अगस्त में, तो ये ना भूलिए अग्नि 5 जो MIRV केपेबल है, आपने उसको मई में टेस्ट किया था। अग्नि 4 का तो यूजर ट्रायल था, यूजर टेस्ट था। तो मतलब आपने साफ साफ मैसेज दे दिया है चीन को। ये आप मैसेज चीन को, खास करके 3 चीजें जो आपने बताई हैं, और चीन के लिए ये बहुत बड़े मैसेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो बनता है F-2 फाइटर को का इधर आना। आप कैसे देखते हैं चीन को मैसेजिंग, और फिर हम चलते हैं आगे। जी देखिए, पहले अग्नि पे आ जाते हैं। अग्नि 4 हमारा काफी दिनों से आर्सेनल में है, पर वो DRDO लॉन्चेस होते थे। ये वाली लॉन्च जो है SFC की लॉन्च है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की लॉन्च है। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उसके नीचे जो आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं और इक्विपमेंट है, उसके जो SOPs, प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनको टेस्ट किया गया है कि ऑपरेशनल कंडीशन में इसको कैसे ले जाया जाएगा, कैसे इसको एक्टिवेट किया जाएगा, कौन कौन से कमांड क्लियरेंसेस होंगे और कैसे ये लॉन्च होगा। क्योंकि इसको चांदीपुर से किया गया है, तो हो सकता है कुछ अभी भी DRDO की हमने कुछ असिस्टेंस ली हो। लेकिन एक रेल मोबाइल जो, ये अगर आप ठीक से पिक्चर देखें, ये रेल लॉन्च था। यानी इसमें 4-5 डिब्बे दिख रहे हैं, एक सामने डीजल इंजन दिख रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होगा इसमें कभी। क्यों नहीं होगा? अगर पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, हम 95% इलेक्ट्रिफाइड हैं। 5% इसीलिए छोड़ा है कि ये स्ट्रेटेजिक मूवमेंट जो है वो उस दिन ठप ना हो जाए अगर आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन ना चले, इसलिए हम डीजल लोकोमोटिव रखेंगे। ये एक डीजल लोकोमोटिव से चलेगी। इसके अंदर कमांड सेंटर होगा, इसके अंदर मेंटेनेंस सेंटर डिब्बा होगा, और इसके अंदर स्पेयर मिसाइल्स होंगी और एक लॉन्चर होगा। सारे कैनिस्टराइज्ड हैं, और जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो मिसाइल के ऊपर मेटेड है। कि इसके लिए आपको कोई एक दिन या 2 दिन की मीटिंग और वाली कहानी नहीं करनी है। ये अच्छी तरह से मेटेड है, यानी कि आप मिनटों में इसका लॉन्च कर सकते हैं। कहीं भी ये कहीं पे होगी, इसको कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं चाहिए, और ये मिनट मिनट में ये लॉन्च हो सकती है। तो ये एक हमने जो खबर दी है दुश्मन को, अग्नि 4 तो है, पता था। ये कोई ट्रायल स्टेज में नहीं है, ये डेवलपमेंट स्टेज में नहीं है। ये एक यूजर, जैसे नॉर्मली हम शिप्स और टैंक्स जाते हैं फील्ड फायरिंग के लिए जाते हैं, अपने क्रूज को रेडीनेस में रखने के लिए, कॉन्फिडेंस पे रखने के लिए, वैसे ही इस बार हमने अपनी इस मिसाइल को, एक ऑपरेशनल मिसाइल को फायर किया है ऑपरेशनल क्रूज द्वारा। और ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने दिखाया है कि ये हम जो है रेल्स के द्वारा अपनी मिसाइल को 1 मिनट के नोटिस में लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है। R&D, डेवलपमेंट, यूजर ट्रायल्स ये नहीं थे, ये सिर्फ एक यूजर द्वारा फायर किया गया सिस्टम था। जो समझता है वो समझ लेगा कि इसकी
अहमियत क्या है। जी। और दूसरा F2 है। F2 जो है वो F-16 का एक बहुत ही F-16 अमेरिका से जापान ने लिया था और अपने लिए उसको डेवलप किया है। बहुत हाईटेक एयरक्राफ्ट है। ऐसा नहीं कि एकदम से ये आया है, हम भी पहले वहां पे गए थे 2023 में, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, वैसे ही वो आके हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम दोनों जो हैं क्वाड के मेंबर हैं। इन 2 और 2 को 4 लगा के चीन जो समझना चाहता है वो समझ ले। और अभी भी उसने एक चेतावनी जैसी दी है कि हिंदुस्तान जो है जापान के चक्कर में ना आए, क्योंकि जापान और चाइना का जो है वो आंकड़ा कुछ उल्टा चलता है। तो ये उसने एक वार्निंग से दी है। हिंदुस्तान मेरे ख्याल से अब उस लीग में नहीं है कि उसको कोई सलाह दे या वार्निंग दे। हमें पता है हमें क्या करना है और हमें पता है कब वो करना है। जी। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, हमारे सामने जो एक मकसद है वो है विकसित भारत 2047। इस मकसद से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी गलत चीजें आती रहती हैं। जैसे आप देखिए, फिलहाल पिछले हफ्ते कुछ प्रोटेस्ट थे। अभी वो मालूम पड़ गया कि उन प्रोटेस्ट बाहर से इन्फ्लुएंस थे। आपको अभी भी मालूम पड़ रहा है कि एक FRCA के नाम पे कानून आने वाला है, तो अमेरिका जंप कर रहा है। आपको पता है कि टैरिफ के नाम पे, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया को किसी ना किसी तरह से दबा सके और उसके पास फ्यूल बेचने की क्षमता कम हो जाए, इसीलिए टैरिफ, और उसके साथ साथ वो अपना तेल ज्यादा कीमत पे बेच सके, तो वो भी कर रहा है। तो ये पिनप्रिक्स तो आते रहेंगे। इन सब के बावजूद अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपनी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों बढ़ा के रखनी है। हार्ड पावर, उसका इलाज नहीं है, लेकिन जैसा चीन के ये कहा था डेंग शाओपिंग ने, an iron fist in a velvet glove। चाणक्य ने भी इसी तरह की बातें कही थी। यही हम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं इस हफ्ते तो T20 का नहीं, T1 या फाइनल ओवर टाइप मैच चल रहा था। अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए, देखते हैं वो कौन सा मैच होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।